लगभग 12 दिन बीएसएनएल की सिम लगातार यूज करने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बीएसएनएल के बारे में पता चली हैं, बीएसएनएल के नेटवर्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं और बीएसएनएल की ये जो इंटरनेट की स्पीड आ रही है इसमें उसके बारे में कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। हमने अलग अलग जगह पर कॉलिंग के लिए भी इसको टेस्ट किया, इंटरनेट चलाकर भी टेस्ट किया। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएसएनएल को भूल गए हो तो मैं थोड़ा आपको याद दिला देता हूँ। अभी यहाँ पर ये कुछ ऐड हैं, आप इनको पहले देख लीजिए तो आपको याद आ जाएगी कि बीएसएनएल कौन से समय का नेटवर्क है। बीएसएनएल का क्रिस्टल क्लियर नेटवर्क देश के कोने कोने में मौजूद है। आपके फोन में कौन सा नेटवर्क है? बीएसएनएल और की बीएसएनएल दे क्रिस्टल क्लियर वॉइस हाई स्पीड डेटा। बीएसएनएल पूर्ण स्वदेशी नेटवर्क प्रॉब्लम का एक ही इलाज है, बीएसएनएल। एतबार ना हो तो मुलायजा फरमाइए। सलीम भाई वाह, उम्मीद से बढ़कर महामंत्री, जाओ बीएसएनएल लगवाओ। बीएसएनएल लैंडलाइन नहीं है। डैड, मैं यहाँ शादी नहीं करूँ। राष्ट्र के निर्माण में बीएसएनएल का पूरा योगदान रहा है, तो आखिर कोई तो बात होगी बीएसएनएल। 15 सितंबर 2000 को बीएसएनएल को डीओटी से अलग कर दिया जाता है। बीएसएनएल को एक सरकारी कंपनी बना दिया जाता है और बीएसएनएल को एक कंपनी बनाने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है कि रूरल एरियाज में नेटवर्क को, कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी को बेहतर करना। यहाँ पर एक रिपोर्ट बताती है 2000 से लेकर 2005 तक बीएसएनएल भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी, क्योंकि बीएसएनएल का जो बेसिकली उस टाइम काम हुआ करता था वो सबसे ज़्यादा लैंडलाइन मार्केट में होता था। और आज के टाइम में भी बीएसएनएल 85% लैंडलाइन यूजर्स के पास बीएसएनएल या फिर एमटीएनएल ही है। बीएसएनएल एमटीएनएल वैसे दोनों एक ही हैं और उस समय भी बीएसएनएल के 2 ही 3 काम हुआ करते थे। एक तो मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करना, मोबाइल इंटरनेट प्रोवाइड करना और लैंडलाइन की सर्विस प्रोवाइड करना। आज के टाइम में खैर बीएसएनएल बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहा है, जैसे कि अभी बीएसएनएल D2D टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, डिवाइस टू डिवाइस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, बीएसएनएल 5G पर काम कर रहा है, 4G पर काम कर रहा है और बीएसएनएल फाइबर इंटरनेट पर भी काम कर रहा है। बीएसएनएल अब तो बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहा है, क्योंकि जुलाई में शायद बीएसएनएल का दोबारा से ये कह सकते हैं कि जन्म हुआ और यहाँ पर बीएसएनएल बाउंस बैक कर गया है। लेकिन 2008 से लेकर 2016 तक बीएसएनएल 89,000 करोड़ के घाटे में कैसे चला गया, 89,000 करोड़ के घाटे में कैसे चला गया बीएसएनएल। यहाँ पर एंट्री होती है 2016 में जियो की और जियो ने मार्केट को ऐसा उथल पुथल किया था कि उस टाइम ऐसा लगा कि शायद कोई इनके आसपास अब बचेगा ही नहीं। देखो, सस्ते इंटरनेट की स्पीड और सस्ती कॉलिंग के लिए यहाँ पर जियो जो है एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आया था 2016 में। और उसके बाद अगर इसके पास में कोई बचा था तो वो था एयरटेल। एयरटेल इतनी बड़ी लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की, क्योंकि सबसे ज़्यादा कस्टमर आज भी जियो के पास है और दूसरे नंबर पे एयरटेल के पास हैं। तो एयरटेल इसलिए यहाँ पर बचा था कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर जियो नहीं पहुँच पा रहा है और वहाँ पर एयरटेल अभी भी अच्छी और इस्टेब्लिश नेटवर्क की कनेक्टिविटी दे रहा है। मैं पिछले 10 साल से एयरटेल का ही नेटवर्क यूज कर रहा हूं। अभी तक बीएसएनएल की सिम मैंने अल्टरनेटिव पर ली है, बट यहां पर मैं एयरटेल का नेटवर्क 10 साल से यूज कर रहा हूं। रीजन है कि हर जगह अच्छी कनेक्टिविटी के कारण एयरटेल को यूज करना पड़ता है। वीआई का तो आपको पता ही है, वोडाफोन एक ब्रिटिश कंपनी है और आइडिया, दोनों को मर्ज होने के बाद शायद यहाँ पर ये मार्केट में बचे हुए हैं। लेकिन स्टार्ट होता है 2023 के अंदर जुलाई में प्राइस हाइक का सिलसिला। तब तक बीएसएनएल का कहीं पर नामो निशान नहीं होता है। 7 जुलाई को पहली बार अनाउंसमेंट होता है कि जियो ने 27% प्राइस हाइक कर दिए। सेम 1 या 2 दिन बाद एयरटेल ने भी प्राइस हाइक कर दिए और 3 दिन बाद वीआई ने भी प्राइस हाइक कर दिए। अब लोगों को देखो, घर में अगर 4 नंबर हैं और आप 250-250 रुपये का रिचार्ज करा रहे हो तो 1000 रुपये का आपका रिचार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर लोगों ने बीएसएनएल की तरफ ध्यान दिया कि शायद मार्केट में एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है जिसे हम कहते हैं बीएसएनएल। अब लोगों को दिमाग में वो आया, लोगों उस टाइम गुस्सा आया, उसके बाद वो सीधा बीएसएनएल पर स्विच होने लगे और जुलाई 2023 से समय स्टार्ट होता है बीएसएनएल के कमबैक का। बीएसएनएल का एक ऐसा ट्रेंड आया कि 2 महीने के अंदर बीएसएनएल ने लगभग 4 लाख कस्टमर अपने अंदर जोड़ लिए और जैसे ही बीएसएनएल का ट्रेंड आया, बीएसएनएल ने भी यहाँ पर बाउंस बैक कर दिया। गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को 1,64,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया बीएसएनएल को बढ़ाने के लिए। देखो, बीएसएनएल किसी भी सरकार में डाउन हुआ हो, लेकिन अगर बीएसएनएल किसी की सरकार में बंद हो जाता है तो वो उसके पास लाइफ टाइम का अचीवमेंट अवार्ड मिल जाएगा। लेकिन बीएसएनएल को इतना डाउन होने के कारण क्या थे, अगर आप
चाहते हैं सुनना तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। सो उसके लिए हमें बैक चलना पड़ेगा 24 साल पहले, और हम स्टार्ट करते हैं 2000 से। 2000 में बीएसएनएल के पास लगभग 1,60,000 एम्प्लॉय हुआ करते थे, और उस टाइम बीएसएनएल क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2008 तक पहुँचते पहुँचते फास्ट फॉरवर्ड होता है 2000 से 2008 तक, तब तक जो है बीएसएनएल के पास अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन अब टाइम आ जाता है 2008 से लेकर 2016 का, और यहाँ पर बीएसएनएल का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और आज 2024 में बीएसएनएल के पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बचते हैं लगभग 57,800 के आसपास, नियरेस्ट 59,000 के आसपास जो है एम्प्लॉय बचते हैं बीएसएनएल के पास। और उसके बाद हम 2023 में दोबारा से आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जो अदर तीनों टेलीकॉम कंपनियां हैं प्राइवेट वाली, जियो, एयरटेल और वीआई, इन्होंने एक दिन के अंदर एक झटके में लगभग 70,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है जब इन्होंने प्राइस हाइक किया है। आपको एक चीज और बताता हूं, बीएसएनएल 8 साल में लगभग 47,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, और उससे भी बड़ी चीज बीएसएनएल ने एक सिंगल ईयर में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट भी जनरेट किया था एक समय में। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद शुरू होता है बीएसएनएल का डाउनफॉल, और बीएसएनएल के डाउनफॉल में सबसे ज़्यादा रोल आता है बीएसएनएल के एम्प्लॉइयों का। नंबर 1, बीएसएनएल की जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत ज़्यादा बेकार होती है, और जिसकी वजह से बीएसएनएल अपने बहुत सारे यूजर्स को खो देता है। उसके बाद आते हैं उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर और सन नेटवर्क के ओनर, जो उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने 746 लाइनें, एक्सचेंज लाइनें अपने फार्म हाउस पे डलवा रखी थी। अब आप सोचोगे कि वो 746 लाइन का आखिर करेंगे क्या? वो अपना एक खुद का मीडिया नेटवर्क चला रहे थे, वो भी सरकारी कंपनी के नेटवर्क से। ये एक इतना बड़ा घोटाला था जिसकी वजह से बीएसएनएल की पूरी कमर टूट जाती है। फिर थोड़े दिन बाद बीएसएनएल में एक और घोटाला होता है 1,000 करोड़ का, जो कि जेटी घोटाला होता है। जेटी के बाद एक और घोटाला होता है, और जिसने बीएसएनएल को पूरी तरह से बर्बाद किया है वो है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले में जो टोटल बजट ऑफ घोटाला हुआ था वो रिकॉर्ड तोड़ हुआ था। 1.76 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था, और जिसकी वजह से बीएसएनएल को कोई भी सरकार रही हो उस टाइम पर, उन्होंने टेलीकॉम मिनिस्टर भी बदल कर देख लिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो उनको एक बात ऐसा लगा कि बीएसएनएल यार एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो कि नासूर बनती जा रही है, मतलब वो पर डे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसकी बीमारी। इसलिए सरकार ने बीएसएनएल को फंडिंग देना ही बंद कर दिया, और इस वजह से बीएसएनएल और डे बाय डे लॉस में जाता हुआ मिल गया। क्योंकि बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है तो इसमें काम करने वाला कोई भी एम्प्लॉय की जो सैलरी होती वो तो हाई होगी, और जिसकी वजह से बीएसएनएल 2023 तक 89,000 करोड़ के घोटाले में चला गया, घाटे में चला गया। फिर स्टार्ट होता है समय 2024 का। बीएसएनएल यहाँ पर करता है बाउंस बैक, और यहाँ पर सबसे बड़ी जो डील होती है कस्टमर को वापस लाने की वो होती है टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप बीएसएनएल में एंटर करता है, और एक 18,000 करोड़ का टेंडर जो है टाटा को मिलता है, जो कि बीएसएनएल की इस ओल्ड टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म करेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। और टाटा यहाँ पर टीसीएस, टाटा की जो कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वो बीएसएनएल के अंदर एंटर होती है। और वो जो डिवाइस बीएसएनएल के पास पहले से लगे हुए हैं, क्योंकि बीएसएनएल का जो नेटवर्क है वो भी छोटा मोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा नेटवर्क है। क्योंकि आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि बीएसएनएल के पास आज के टाइम में लगभग 7.5 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क है, और उसके बाद लगभग 70,000 के नियरेस्ट बीएसएनएल के पास टावर्स हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि बीएसएनएल का जो दबदबा था उस टाइम कैसा हुआ करता था। क्योंकि जियो 2016 के बाद इतना ज़्यादा बाउंस बैक किया है, और जियो ने पिछले 8 साल में इतना बड़ा अपना एक साम्राज्य बनाया है। तो अगर बीएसएनएल ने यहाँ पर 2024 में बाउंस बैक किया है तो बीएसएनएल को मुझे लगता है बहुत चीज़ें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और इन केस यहाँ पर शायद बीएसएनएल डाउन दोबारा से हो सकता था, लेकिन एंट्री हो चुकी है अगर टाटा ग्रुप की, तो बीएसएनएल 2025 तक जो है पूरी ऑल ओवर इंडिया में, एक तो ये कह ही रहे हैं कि हम 4G सर्विस एक्टिवेट कर देंगे, और अगर बीएसएनएल की प्रॉपर 4G सर्विस एक्टिवेट हो जाती है तो ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की जो 5G नेटवर्क की 250 Mbps की स्पीड आती है, इसका जनरली कोई काम नहीं होता। ये आपको भी पता होगा कि इतनी हाई स्पीड कोई नहीं यूज करता है, और ना ही इतनी हाई स्पीड हर जगह हर समय आपके पास आती है। तो वेल, हमने पिछले 10 दिन में इस बीएसएनएल के नेटवर्क को यूज किया है हर जगह पर। हमने लगभग
हर कॉल इस BSNL के नंबर से करिए। कॉलिंग में BSNL के नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये शायद मेरे फ़ोन की प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरे फ़ोन में हो सकता है 700 और 2100 मेगाहर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी बैंड ना हो, जिनकी वजह से ये 4G नहीं एक्टिवेट कर पा रहा है या फिर 3G नहीं लग पा रहा है, क्योंकि मेरे पास जो 5G फ़ोन है उसमें ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। मैंने ट्राई करके देख लिया, मेरे पास एक है ये 4G फ़ोन और इसमें जो है BSNL बराबर चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैं बात करूं अगर YouTube चलाने की, 1080p तक मैं अच्छी से वीडियो चला लेता हूं, मतलब फुल HD क्वालिटी में वीडियो काफ़ी अच्छी चलती है। फेसबुक पे मैं अपनी वीडियो चला लेता हूं, कोई भी वीडियो जो फेसबुक पर ऑटो क्वालिटी के साथ लगभग 840 तक आराम से चल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टाग्राम पर मैं रील्स अच्छे से स्क्रॉल कर लेता हूं। ध्यान रहे अभी एक दो दिन बाद एक वीडियो जरूर आएगी, वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया ऐप नहीं है। हमने इससे यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड करके देखी। 1 GB की वीडियो जब हमने अपलोड करी तो उस 1 GB की वीडियो को अपलोड होने में लगभग 45 से 50 मिनट का टाइम लगा है। तो हाँ, स्पीड अभी कहीं ना कहीं स्लो है, लेकिन हाँ कुछ जगह ऐसी है जैसे हम किसी थोड़ा हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर स्पीड अच्छी आ जाती है BSNL की। अभी मैं इंडोर हूँ तो यहाँ पर जो है डाउनलोड स्पीड तो 10-12 Mbps के आसपास आ जाती है, लेकिन अगर मैं आउटडोर रहता हूँ तो वहाँ पर जो है एक टाइम पे 17-18 भी पहुँच जाती है और अपलोड स्पीड जो है वो ठीक ठाक आ जाती है। लेकिन यहाँ पर इंडोर में अपलोड स्पीड थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर करती है। लेकिन आपके यहाँ पर BSNL कैसा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में एक दूसरे के साथ शेयर करना, डिस्कस करना, सब कुछ कमेंट में करना। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस BSNL के साथ जो किया है वो आपके साथ शेयर किया है। BSNL की थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको बताई है, BSNL के डाउनफॉल का कारण भी आपको बताया है, BSNL का प्रॉफिट का कारण भी आपको बताया है, और फाइनली मैं आपको बता देता हूँ BSNL का फुल फॉर्म। भाई साहब नहीं चलेगा, लेकिन ये पुराना हो चुका है, आज के टाइम में है भारत संचार निगम लिमिटेड। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और परसों वाला वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलना, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर ही होने वाला है।